ये धरती कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये वही भूमि है जहां सत्ता झुकी थी, जहां राजा नहीं बल्कि जनता निर्णायक थी। और जहां फैसले आप कह सकते हैं तलवार की नोक पर नहीं बल्कि आपसी बहस और सहमति से लिए जाते थे। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का विषय है वैशाली, एक ऐसा नाम जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद इतिहास की किताबों में बस एक लाइन में पढ़ा होगा। हाँ, बस एक जिक्र आता है। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है, जिसमें प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों के हवाले हैं और आधुनिक इतिहासकारों के विश्लेषण भी शामिल हैं, हाँ। वो वैशाली को सिर्फ एक जगह नहीं मानती, उसे एक जीवित विचार के रूप में देखती है। एक ऐसा विचार जो अपने समय से सदियों आगे था। आज हम इसी विचार की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझेंगे कि दुनिया के पहले लोकतंत्र की ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी और उस जमाने के हिसाब से सबसे क्रांतिकारी चीज से, जिसने वैशाली को वैशाली बनाया, यानी उसका एक गणराज्य होना। सही। जब हम गणराज्य सुनते हैं तो हमें आज के देश याद आते हैं, लेकिन 2500 साल पहले जब पूरी दुनिया में राजा थे, सम्राट थे, वंशावाद था, तब वैशाली में ये सिस्टम, ये काम कैसे करता था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, जैसा आपने कहा, उस दौर में शासन का मतलब था वंशावाद। राजा का बेटा राजा। बिल्कुल, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वैशाली ने इसी विचार को चुनौती दी। वहां का शासन वज्जी संघ नाम का एक गठबंधन चलाता था, और हमारे स्रोत बताते हैं कि संघ की सभा में 7707 राजा बैठते थे। 7707? ये नंबर तो अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन क्या ये सब सच में राजा थे या इसका कुछ और अर्थ? बहुत अच्छा सवाल है। ये राजा आज के राजाओं जैसे नहीं थे, जिनके पास असीमित अधिकार हों। अच्छा। असल में वो अपने अपने कुल या कह लीजिए कबीले के मुखिया या प्रतिनिधि होते थे। तो ये एक तरह का प्रतिनिधि शासन था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। कोई एक सम्राट नहीं था जो अकेले सारे फैसले ले ले। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि उस पूरी सभा के हाथ में थी। हाँ, उस पूरी सभा के हाथ में थी। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना बराबरी वाला समाज था? मेरा मतलब है, क्या इन 7707 राजाओं की सभा में किसी आम नागरिक की, किसी किसान की या किसी महिला की कोई आवाज थी? या ये बस कुछ शक्तिशाली कुलों का अपना क्लब था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये आज के एक व्यक्ति एक वोट वाले लोकतंत्र जैसा नहीं था। ये मुख्य रूप से शक्तिशाली क्षत्रिय कुलों का लोकतंत्र था। आम लोगों की सीधी भागीदारी शायद नहीं थी, लेकिन हमें इसे उस युग के संदर्भ में देखना होगा। सही बात है। जिस दुनिया में हर जगह एक व्यक्ति का हुक्म चलता था, वहां कम से कम 7707 लोगों का मिलकर बहस करके फैसला लेना ही अपने आप में क्रांति थी। और ये फैसले लिए कैसे जाते थे? क्या वहां भी आज की संसद की तरह कोई प्रक्रिया होती थी? बिल्कुल, और ये बात इस व्यवस्था को और भी असाधारण बना देती है। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि सभा की कार्रवाई के लिए बाकायदा नियम थे। अच्छा। जैसे किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक निश्चित संख्या में सदस्यों का होना जरूरी था, जिसे हम आज कोरम कहते हैं। कोरम। हाँ, और अगर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती थी तो वोटिंग होती थी। वोटिंग 2500 साल पहले? ये तो कमाल है। हाँ, वोटिंग। और इसके लिए रंगीन लकड़ी की शलाकाओं, यानी आप कह सकते हैं वोटिंग स्टिक्स का इस्तेमाल होता था। वाह। हर सदस्य को अपनी पसंद के हिसाब से शलाका चुनने का अधिकार था, और बहुमत का फैसला ही अंतिम माना जाता था। सोचिए, ये आधुनिक लोकतंत्र की नींव है कि कानून व्यक्ति से बड़ा है। बिल्कुल, और कानून जनता की सहमति से बनता है। उस युग के लिए ये एक अकल्पनीय विचार था। इसका मतलब है कि राजा भी कानून के दायरे में था, वो कानून से ऊपर नहीं था। ये तो आज भी दुनिया के कई देशों के लिए एक सपना है। यही वैशाली की आत्मा थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, ये एक दर्शन था। एक दर्शन की समाज को आपसी सम्मान और सहमति से चलना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति की सनक से। और लगता है कि ये खुली सोच सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी। ये वैशाली के पूरे समाज में, उसके माहौल में घुल गई थी। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये विचारों की भी राजधानी थी। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक आजादी अक्सर बौद्धिक आजादी को जन्म देती है। सही। जब आप लोगों को शासन में बोलने का हक देते हैं, तो वे समाज और धर्म पर भी सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। वैशाली उस समय का एक बहुत
बहुत समृद्ध और अंतर्राष्ट्रीय नगर था। क्या क्या था वहां? यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, बाजारों में हाथी दांत, रेशम और मसालों का व्यापार होता था। लेकिन इसकी असली दौलत सोना चांदी नहीं थी। तो क्या थी इसकी असली दौलत? यहाँ का बौद्धिक साहस। रिसर्च में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि वैशाली में सवाल पूछने और परंपराओं को चुनौती देने का माहौल था। मतलब चीजों को बस मान नहीं लिया जाता था। नहीं, सत्य को सिर्फ इसलिए नहीं मान लिया जाता था कि वो पुरानी किताबों में लिखा है, बल्कि उसे अनुभव और तर्क की कसौटी पर परखा जाता था। और शायद इसीलिए महावीर और बुद्ध जैसे विचारक वहां इतना सहज महसूस करते थे। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि अहिंसा और करुणा का सबसे बड़ा दर्शन उसी धरती पर पनपा जहां शासन चलाने के लिए तलवार की नहीं बल्कि बहस की जरूरत पड़ती थी? हमारे स्रोत इन दोनों के बीच कोई सीधा रिश्ता देखते हैं। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम था। एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज ही ऐसे क्रांतिकारी विचारों को फलने फूलने का मौका दे सकता है, जहां स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए जा सके। हाँ, जब समाज में बहस की गुंजाइश होती है तभी नए दर्शन पैदा होते हैं। और वैशाली ने उस दौर के दो सबसे बड़े विचारकों को अपनी जमीन दी, महावीर और बुद्ध। चलिए पहले महावीर की बात करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म तो वैशाली के ही पास कुंडग्राम में हुआ था। यह एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। महावीर का पूरा दर्शन व्यक्ति को अंदर से बदलने पर जोर देता है। अहिंसा, संयम, आत्मनियंत्रण। हाँ, उन्होंने देखा था कि सत्ता और शक्ति का नशा समाज में कितनी हिंसा पैदा करता है, और वैशाली का गणराज्य इस बात का एक जीता जागता सबूत था कि बिना हिंसा के भी काम हो सकता है। हाँ, कि समाज बिना किसी एक राजा की हिंसा के आपसी सहमति से भी चल सकता है। शायद इसी माहौल ने महावीर को यह विश्वास दिया कि अहिंसा सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं, बिल्कुल सत्ता का केंद्रीकरण अक्सर विचारों के केंद्रीकरण को भी जन्म देता है। वैशाली में सत्ता बटी हुई थी, इसलिए विचार भी आजाद थे। और फिर आते हैं गौतम बुद्ध। महावीर का जन्म वहां हुआ, ये कनेक्शन तो समझ आता है। लेकिन बुद्ध का वैशाली से इतना गहरा लगाव क्यों था? हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? बुद्ध के लिए वैशाली उनका दूसरा घर जैसा था। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यहीं बिताया, अपना आखिरी वर्षावास भी यहीं किया, और यहीं पर उन्होंने अपने आने वाले महापरिनिर्वाण का संकेत भी दिया। लेकिन इन सब से बढ़कर उन्होंने वैशाली में एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। कौन सा फैसला? उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी। अपनी उपमाता महाप्रजापति गौतमी के कहने पर बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। अच्छा, तो ये फैसला वैशाली में ही लिया गया। मैं तो हमेशा सोचती थी कि ये कहीं और हुआ होगा। मतलब उस शहर की हवा में ही कुछ ऐसा था। कुछ तो था जिसने इतने बड़े सामाजिक बदलाव को मुमकिन बनाया। बिल्कुल। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय, एक क्रांतिकारी फैसला था, और हमारे स्रोत इसे वैशाली की लोकतांत्रिक चेतना का ही विस्तार मानते हैं। जिस समाज में राजनीतिक स्तर पर समानता का भाव हो, वहां सामाजिक समानता की बात करना ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। ये फैसला बुद्ध की करुणा तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि वैशाली का माहौल ऐसे प्रगतिशील कदमों के लिए कितना तैयार था। इसी सिलसिले में अम्रपाली का जिक्र भी आता है, जिन्हें नगर वधू कहा जाता था। उन्हें अक्सर सिर्फ एक नाचने गाने वाली या गणिका के रूप में याद किया जाता है। हाँ, एक स्टीरियोटाइप है। लेकिन जो सामग्री हमने देखी वो उन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करती है। और यहाँ की कहानी बहुत फैसिनेटिंग है। इन ग्रंथों के अनुसार अम्रपाली सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं थी, वे स्वतंत्रता, शिक्षा, कला और सामाजिक सम्मान की मिसाल थी। अच्छा, वो उस समाज की उपज थीं जहां एक स्त्री को अपनी पहचान बनाने, संपत्ति रखने और बौद्धिक चर्चाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलता था। कहा जाता है कि वे बेहद बुद्धिमान थीं। और बुद्ध ने उन्हें अपने संघ के लिए स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उनका आतिथ्य भी ग्रहण किया, जो उस समय के बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं हुआ था। बाद में अम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति संघ को दान कर दी और भिक्षुणी बन गई। हाँ, ये दिखाता है कि वैशाली का समाज व्यक्ति को उसके जन्म या पेशे से नहीं, बल्कि उसके कर्म और ज्ञान से पहचानता था। ये उस नगर की प्रगतिशीलता का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगर हम उस समय की वैशाली की कल्पना करें तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहाँ सभा भवनों में राजनीतिक बहसें चल रही हैं,
आम के बागों में दार्शनिक और साधु ध्यान कर रहे हैं। बाजारों में दुनिया भर के व्यापारी हैं। और नागरिकों में ये गर्व है कि वे किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि अपने गणराज्य के मालिक हैं। एक ऐसा विचार जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये गणराज्य इतना महान था, ये विचार इतना शक्तिशाली था, तो ये खत्म कैसे हो गया? लोकतंत्र की ये पहली मशाल बुझ कैसे गई? इसका जवाब इतिहास की एक कड़वी सच्चाई में छिपा है। वैशाली के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, मगध का साम्राज्य। मगध एक तरफ सहमति और बहस पर आधारित एक गणराज्य था जिसमें फैसले लेने में समय लगता था, और दूसरी तरफ मगध था, एक केंद्रीकृत आक्रामक साम्राज्य जिसकी कमान अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी राजा के हाथ में थी। हाँ, और इतिहास गवाह है कि ऐसी टक्कर में अक्सर संगठित सैन्य शक्ति विचार की शक्ति पर भारी पड़ जाती है। हमेशा ही ऐसा होता है। बिल्कुल। लंबे समय तक चले युद्धों ने वैशाली को कमजोर कर दिया। कहा जाता है कि मगध ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, वज्जी संघ के भीतर ही मतभेद पैदा किए और आखिरकार वैशाली पर कब्जा कर लिया। तो लोकतंत्र की वो पहली मशाल बुझा दी गई और वैशाली खंडोरों में बदल गई। मर सकता है। क्या लोकतंत्र की वो पहली चिंगारी उस मिट्टी में आज भी कहीं जिंदा है? इस बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? और यहीं पर ये चर्चा इतिहास से निकलकर हमारे आज के समय में आ जाती है। ये इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। इतिहास की बात करना एक बात है, लेकिन जब उसे वर्तमान के आईने में देखा जाता है तब असली सवाल खड़े होते हैं। हमारे नोट्स में एक बहुत ही मार्मिक और चुभने वाला सवाल पूछा गया है, क्या वैशाली बदली है या हम बदल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक शहर के बारे में नहीं है, ये हमारी पूरी सभ्यता के बारे में है। स्रोत बताते हैं कि आज वही धरती है, लेकिन वो आत्मा कहीं थकी हुई, खोई हुई लगती है। जहां कभी दुनिया रास्ता देखने आती थी, आज वहां अपनी पहचान के लिए संघर्ष है। यह एक बहुत गहरा विरोधाभास है। जिस धरती ने दुनिया को सिखाया कि जनता सर्वोपरि है, जहां 7,707 प्रतिनिधि मिलकर शासन करते थे, वही धरती आज विकास, शिक्षा और सामाजिक सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। स्रोत के शब्दों में कहूं तो वोट है पर विचार नहीं, सत्ता है पर सेवा नहीं, इतिहास है पर गर्व नहीं। ये पंक्तियां बहुत भारी हैं। बहुत भारी हैं। ये दिखाता है कि विरासत को सिर्फ याद करना या उसका ढिंडोरा पीटना काफी नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में जाकर बटन दबा देने का नाम नहीं है। ये एक संस्कृति है, एक चेतना है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में बहस करने, असहमति का सम्मान करने और मिलकर समाधान खोजने का नाम है। हाँ, अगर वो चेतना मर जाए तो ढांचा खोखला हो जाता है। वैशाली की कहानी शायद हमें यही चेतावनी दे रही है। मतलब लोकतंत्र का ढांचा तो है, चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन क्या वो वैशाली वाली आत्मा, वो बहस और जन सहमति वाली संस्कृति कहीं खो गई है? स्रोत सीधे तौर पर किसी एक कारण को दोष नहीं देते, लेकिन वे इस तरफ इशारा करते हैं कि जब समाज अपने इतिहास के असली मतलब को भूल जाता है और सिर्फ उसके प्रतीकों को पकड़ कर बैठ जाता है, बिल्कुल, तो ऐसी गिरावट आती है। वैशाली का मतलब सिर्फ अशोक स्तंभ या बौद्ध स्तूप नहीं है। वैशाली का मतलब है बहस करने की हिम्मत। वाह! जब वो हिम्मत खत्म हो जाती है और उसकी जगह जाति, धर्म या किसी नेता के प्रति अंधी भक्ति ले लेती है, तो विचार मर जाता है। और जहां विचार मर जाता है, वहां सिर्फ खोखला ढांचा बचता है। तो आज की ये चर्चा हमें वैशाली के गौरवशाली अतीत से लेकर उसके मौन वर्तमान तक ले आई है। ये कहानी हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है, यह एक लगातार चलने वाला सफर है। ये सिर्फ वोट नहीं, बल्कि एक सतत संवाद और विचार की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो शायद वैशाली की आत्मा की आवाज है। अगर दुनिया का पहला लोकतंत्र आज बोल पाता तो शायद यही कहता, मैंने रास्ता दिखाया था, मंजिल तुम्हें तय करनी थी।